बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा और साख के बारे में। यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मुद्रा का अर्थ और वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष अथवा विशेषताओं का अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है और बोर्ड की परीक्षा में अक्सर इस अध्याय से विद्यार्थियों के सामने अनेक प्रश्न रखे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो के किसी भी भाग को आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में मुद्रा और साख का अध्ययन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम मुद्रा के आधुनिक रूप। दोस्तों, अब तक की अपनी वीडियो में हमने देखा है कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने के लिए किया जाता है। और यह भी सच है कि समय के साथ साथ विनिमय के इस माध्यम में अनेक परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय का माध्यम थी तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था और पिछली शताब्दी तक सोने चांदी की कीमती धातुओं के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था विनिमय के माध्यम के रूप में। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि सोने चांदी जैसी इतनी कीमती धातुओं के जो सिक्के बनाए जाते थे, लोग उन्हें क्यों स्वीकार करते थे विनिमय के माध्यम के रूप में? तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो यह है कि दरअसल इन सिक्कों को विभिन्न देशों की सरकार और शासकों ने जारी किया था और क्योंकि इन्हें सरकार तथा शासकों के द्वारा जारी किया गया था, इसीलिए इन्हें विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया था। कोई भी व्यक्ति या संस्था विनिमय के इस माध्यम को यानी कि सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकती थी। जबकि दोस्तों, ये जो विनिमय का माध्यम होता है सिक्के या मुद्रा, इसको जारी करने का अधिकार किसी देश की सरकार के पास होता है। और भारत में ये जो कार्य किया जाता है मुद्रा जारी करने का, ये हमारे देश की सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से करती है। यह कार्य रिजर्व बैंक का होता है कि वह विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को जारी करता है और कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इस मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती है। दोस्तों, ये जो मुद्रा होती है ये सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाती है। इसका रूप आकार स्वरूप कुछ भी हो, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की जाती है, कानूनी वरीयता प्राप्त होती है इसे, इसीलिए ये विनिमय का माध्यम बनती है और कोई भी व्यक्ति या संस्था इसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और हमारे पास एक एक के सिक्के हैं, अगर हम सारी की सारी पेमेंट एक एक रूप के सिक्कों के रूप में भी करें तो लेने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुद्रा देश की सरकार के द्वारा जारी की गई है, किसी व्यक्ति या संस्था ने इसे जारी नहीं किया है। अतः क्योंकि सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है, इसीलिए हर व्यक्ति यह इसके लिए बाध्य है कि उसे इस मुद्रा को स्वीकार करना ही होगा, वो इसे स्वीकार लेने से मना नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेंसी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में करेंसी का प्रचलन है और इस करेंसी के अंतर्गत हम कागजी मुद्रा और सिक्कों को शामिल करते हैं। साथ ही ये जो सिक्के हैं और कागजी मुद्राएं हैं, इन्हें सोने चांदी जैसी किसी कीमती धातु से नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें बहुत ही मामूली धातुओं से बनाया गया है और साथ ही कागज़ जैसी जो सामान्य वस्तुएं हैं उनसे इनको बनाया गया है। लेकिन फिर भी इन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, लिया और दिया जाता है, क्योंकि इसको हमारे देश की सरकार के द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी संस्था इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में इन मुद्राओं को स्वीकार करना ही होता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो एक भिखारी कार के शोरूम में गया कार खरीदने के लिए।
अब क्योंकि भिखारी जो होते हैं उनको तो लोग 1 या 2 रुपया देते हैं, इसीलिए उसके पास बहुत सारे सिक्के थे। उन सिक्कों को लेकर वो कार के शोरूम में गया और उसने कार खरीदने की फरमाइश की कार के शोरूम के मालिक से। लेकिन क्योंकि सिक्के थे बोरियों में भरे हुए थे, इसीलिए कार के मालिक ने कार बेचने से मना कर दिया उस व्यक्ति को। ये सुनकर वो भिखारी पुलिस स्टेशन गया और वो पुलिस को लेकर आया। तब जाकर पुलिस ने उस व्यक्ति को, भिखारी को, उस कार खरीदवाई। उसने कार के शोरूम के मालिक को समझाया कि इन सिक्कों को इसने जारी नहीं किया है और कार का शोरूम मालिक का जो मालिक है वो इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन सिक्कों को हमारे देश की सरकार ने जारी किया है और ये विनिमय का एक माध्यम है। इसने तो ये बस ये पैसे इकट्ठे किए हैं और इनकी जो मूल्य है वो वही है जो कागजी मुद्रा का है। इसीलिए ये सिक्के हैं या कागज़ की मुद्रा है, हम इसे लेने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे देश की सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकों में निक्षेप। दोस्तों ये जो बैंक होते हैं जिनमें लोग अक्सर अपना पैसा जमा करते हैं, दरअसल एक प्रकार के व्यापारी की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर अपनी आमदनी का वह हिस्सा जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है उसे वो बैंकों में जमा कर देते हैं और लोग बैंकों में अपना पैसा यह सोचकर जमा करते हैं कि बैंक में उनकी जो राशि है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगी। कोई भी व्यक्ति यदि बैंक में जमा करना चाहता है तो वह बैंक में जब चाहे पैसा जमा कर सकता है। इसके लिए बस इतनी सी आवश्यकता है कि उस व्यक्ति का उस बैंक में खाता होना चाहिए जिस बैंक में वह पैसा जमा करना चाहता है। इसके अलावा जो बैंक होता है वो व्यापारी की भांति कार्य करता है, क्योंकि बैंक जो होता है व्यक्ति को उसके द्वारा जमा की गई राशि के ऊपर ब्याज भी अदा करता है। और जब कभी व्यक्ति को अपने इन पैसों की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए एक बार व्यक्ति ने पैसों को जमा कर दिया और उसको उसके बाद पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो व्यक्ति जब चाहे अपनी जमा की गई इस राशि की मांग कर सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति द्वारा बैंकों में जो राशि जमा की जाती है उसे मांग जमा कहा जाता है, क्योंकि जब कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी वह मांग करके इन वस्तुओं अपनी इस मुद्रा को पुनः प्राप्त कर सकता है। दोस्तों वर्तमान समय में हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। व्यक्ति पैसों की मदद से जहां चाहे जैसे चाहे वो वस्तुओं को खरीद और बेच सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ये भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास पैसे हों और तब जाकर वो वस्तुओं को खरीदे या बेचे, बल्कि वर्तमान समय में चेक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम पैसों के बिना ही लेन देन कर सकते हैं, खास तौर से वस्तुओं का भुगतान कर सकते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है बैंक के माध्यम से। दोस्तों एक चेक के उदाहरण के रूप में अभी हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस चित्र में आप चेक का एक फ़ोटो देख सकते हैं। यह फ़ोटो आप लोगों की एनसीईआरटी की किताब के प्रश्न नंबर 41 पर दी गई है। इसमें एम सलीम नाम का एक व्यक्ति है जो जूते बनाने का काम करता है और उसे चमड़ा बेचने वाले को 57,000 रुपयों का भुगतान करना है। अब 2 तरीके से वो कर सकता है, या तो 57,000 रुपये वो व्यक्ति को कैश दे दे जिससे उसने जूता बनाने के लिए चमड़ा लिया था, या उसका दूसरा तरीका जो है वो चेक द्वारा भुगतान करना है। तो चेक चेक बुक जो होती है दोस्तों वो उस बैंक के द्वारा जारी की जाती है जिस बैंक में व्यक्ति का खाता है, और यदि वह चेक के माध्यम से किसी व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो वह उस चेक के माध्यम से भुगतान कर सकता है। बस ज़रूरी यह है कि जितनी राशि उस व्यक्ति को चेक में लिखनी है उतनी राशि उस व्यक्ति के खाते में बैंक में मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है पे है, पे के अंतर्गत ये लिखा जाता है दोस्तों जिसे ये मुद्रा अदा की जानी है, जिसको पैसे देने हैं। इसके अतिरिक्त बॉक्स में आप लिख कर देख सकते हैं अदा कीजिए, रुपीज़ लिखा हुआ है और 57,000 रुपये लिखा गया है। इसके अंतर्गत हम वो राशि लिखते हैं जो हमें अदा करनी है, और इसके पहले रुपयों को हमें शब्दों में लिखना होता है। इसके नीचे बैंक का पूरा स्टेटमेंट होता है, बैंक का खाता नंबर, बैंक की मोहर होती है, और सबसे नीचे बैंक का ये जो चेक है इसकी संख्या होती है। इससे व्यक्ति क्या होता है कि उस राशि को लिखकर जो उसे अदा करनी है अपने साइन कर देता है, और ये साइन वही साइन होने चाहिए जो उसने बैंक में अपने खाता खोलने के समय
दिए होते हैं। इसके जब ये चेक उस व्यक्ति को अदा कर दिया जाता है जिसे पैसों का भुगतान किया जाना है, तो वह इस चेक के पीछे अपना नाम और अकाउंट नंबर लिख देता है और इसे जाकर वह अपने बैंक के खाते में जमा कर देता है। तो फिर बैंक आपसी सहयोग के द्वारा जिस व्यक्ति ने भुगतान किया है उसके खाते से जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया उसके खाते में मुद्रा को या पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान समय में हम चेक द्वारा कैश के बिना भी वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए कैश की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मुद्रा प्रणाली की जो हमने विशेषताओं का अध्ययन किया था कि व्यक्ति मुद्रा का बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकता है, चेक ने उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आज कागज के एक चेक पर साइन के द्वारा हम आसानी से वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान समय में जो नकद की आवश्यकता है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है हमारी मुद्रा के आधुनिक रूपों के द्वारा। और यह मुख्य रूप से हमारे पास जो चेक है उसके द्वारा किया गया है। चेक के अलावा हम लोग एटीएम का भी इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो नेट बैंकिंग आ गई है, इसने भी बड़े पैमाने पर लोगों को कैशलेस बना दिया है। कैशलेस बनाने का मतलब यह है दोस्तों कि वो जब चाहे जहाँ चाहे वस्तुओं को खरीद सकता है। उसके पास या तो चेक होना चाहिए या एटीएम कार्ड होना चाहिए जहाँ वो आसानी से किसी भी वस्तु को खरीदने का या सेवा का उपयोग करने का भुगतान कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। दोस्तों जो ये बैंक होते हैं वास्तव में ये एक तरह के व्यापारियों का काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये उन लोगों से उनकी बचत राशि को स्वीकार करते हैं जो व्यक्ति इसमें अपनी धनराशि जमा करना चाहते हैं और उसका 15% अपने पास रखते हैं और उस 15% को छोड़कर जो बाकी का 85% होता है उसे ज़रूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में उपलब्ध करा देते हैं। और इन दोनों ही ऋण राशियों के बीच अर्थात जिस ब्याज दर पर उसने व्यक्तियों की बचत को स्वीकार किया है और जिस दर पर उसने लोगों को ऋण प्रदान किया है, इनके बीच एक बड़ा अंतर होता है और इसी अंतर को हम बैंकों का मुनाफा कहते हैं। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं व्यापारियों के रूप में। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और बैंक उस व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि वह प्रति माह उसे 1% की ब्याज दर पर ब्याज जो है उसकी जमा की गई राशि पर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार 1% के हिसाब से 10,000 रुपयों का जो प्रति माह का ब्याज है वो 100 रुपये है और बैंक द्वारा उसकी जमा की गई राशि पर प्रतिवर्ष प्रति माह उसे 100 रुपये अदा किए जाएंगे बैंक के द्वारा। अब इस 10,000 का 15% काटकर बैंक बाकी के पैसे को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऋण के रूप में या लोन के रूप में प्रदान कर देता है। तो 15% यदि हम 10,000 का निकालते हैं तो वो 1,500 रुपये बैठता है और 10,000 में से 1,500 रुपये निकालने के बाद जो बची हुई राशि होती है वो 8500 रुपये होती है, 85,000 रुपीज़। इसको बैंक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लोन के रूप में दे देता है। और दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बैंक जिस दर पर लोगों से बचत स्वीकार करता है वो एक छोटी ब्याज की दर होती है, जबकि उसी राशि को वो जब आगे लोन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है तो उस पर ब्याज की दर अधिक होती है। तो मान लेते हैं हम कि 8500 रुपये को बैंक 10% ब्याज दर के रूप में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लोन के रूप में अदा कर देता है। इस प्रकार जो 10% की राशि है वो कुल मिलाकर 750 रुपये हो जाती है प्रति माह, 850 रुपये। इस प्रकार 850 में से 100 रुपये घटाने के बाद, क्योंकि 100 रुपये बैंक को उस व्यक्ति को अदा करना है जिसकी राशि को उन्होंने ऋण के रूप में स्वीकार किया है और आगे लोन के रूप में प्रदान किया है। तो इस प्रकार अगर 850 में से हम 100 रुपये घटा देते हैं तो ये 750 रुपये बैंक का अपना मुनाफा होता है। इस प्रकार बैंक उधार स्वीकार करने के माध्यम से और लोगों को लोन देने के माध्यम से अपना मनी मेकिंग करता है। इसीलिए बैंक दरअसल एक बड़े व्यापारी की भांति कार्य करता है। दोस्तों ये हमने सिर्फ एक व्यक्ति का उदाहरण देखा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंकों में न जाने कितने लोग पैसे जमा करते हैं और कितने लोगों को बैंक न जाने उधार
या लोन प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो बैंक है वो एक तरह के व्यापारियों की भांति कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साख की दो स्थितियाँ। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में समय समय पर ऐसे काम आ जाते हैं जिनसे निपटने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि पैसे हमारे पास होते हैं, इसीलिए हम आसानी से किसी भी काम से या बोलें कि किसी भी तत्कालीन घटना से आसानी से निपट सकते हैं। जबकि कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसे में हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है और लोग विभिन्न ज़रूरतों के लिए उधार लेते हैं। जैसे किसी को बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेना पड़ता है, किसी को घर बनाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, किसी को बच्चों की शादी करने के लिए ऋण लेना पड़ता है या बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेना पड़ता है, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है। तो तमाम तरह से लोग जो है वो ऋण लेते हैं। लेकिन जो ये ऋण है वो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में दो तरीके की भूमिका निभा सकता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन सवाल उठता है कि ये सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका आखिर क्या है जो साख या ऋण के द्वारा निभाई जाती है किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में। इसका अध्ययन हम दोस्तों दो उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। दोस्तों पहला उदाहरण सलीम नाम के व्यक्ति का है जो जूता निर्माता है, और ये दोनों ही उदाहरण जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं आप लोगों की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 43 या 43 पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले त्योहार के मौसम के बारे में सलीम का क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको शब्दशः ये पढ़कर सुना रहा हूँ और उसके बाद हम लोग इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा तभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है, मतलब एडवांस लेता है, तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। तो दोस्तों ये सलीम का उदाहरण है जो हमें बताता है कि अचानक से त्यौहार का मौसम आ गया और लोग त्यौहार के मौसम में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। यहाँ जो मांग दिखाई गई है वो जूतों के रूप में दिखाई गई है, इसीलिए उसे शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 3000 जोड़ी जूते बनाने के लिए अतिरिक्त मजदूर रख सके और कच्चा माल खरीद सके। इसीलिए वो व्यापारी से 1000 जूतों का एडवांस देने के लिए कहता है। व्यापारी दे देता है और दोस्तों जो सलीम साहब है वो इस ऑर्डर को वक्त रहते ही पूरा कर देते हैं। जूते बनाने के बाद फिर उन्हें जो पैसे मिलते हैं उससे वो सारी उस उधारी को चुका देते हैं जो उन्होंने जूता बनाने के लिए एडवांस के रूप में लिया था। तो ये एक सकारात्मक भूमिका है जो ऋण द्वारा सलीम साहब की ज़िंदगी में निभाई गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उधार तो ले लेता है लेकिन चुका नहीं पाता है। ऐसे में उसके साथ क्या होता है इसे हम दूसरे उदाहरण के रूप में अभी देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं और वो है स्वप्ना का उदाहरण। नाम है स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ पर ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता है। तो दोस्तों स्वप्ना की ज़िंदगी में जो ऋण के द्वारा भूमिका निभाई गई है वह नकारात्मक है, क्योंकि उसने जिस उम्मीद के साथ ऋण लिया था
कि वह फसल तैयार होने पर सारा ऋण चुका देगी, वह पूरा नहीं हो सका, बल्कि इसकी वजह से वो एक ऐसी स्थिति में फंस गई जिसके कारण उसको अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। इस प्रकार स्वप्ना की ज़िंदगी में ऋण ने जो भूमिका निभाई उसे हम नकारात्मक भूमिका कहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऋण लेने के बाद व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसकी वो ऋण को पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाता है। ऐसी स्थिति को हम ऋण जाल कहते हैं। ऋण जाल क्या होता है और कैसे व्यक्ति इसमें फंसता चला जाता है, इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया मुद्रा और साख का, और यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।